गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट, क्लास 11th। आपका चैप्टर है गजल और कवि है दुष्यंत कुमार। दुष्यंत कुमार जी का अब मैं आपको संक्षिप्त जीवन परिचय बताऊंगी बेटा। दुष्यंत जी का जन्म सन 1933 राजपुर नवादा गांव उत्तर प्रदेश के में हुआ था। इनकी प्रमुख रचनाएं सूर्य का स्वागत, आवाज़ों के घेरे, साय में धूप, जलते हुए वन का वसंत और काव्य जो है इनकी रचनाएं, एक कंठ विष पाई जो गीत नाट्य है, छोटे छोटे सवाल, आंगन में एक वृक्ष और दोहरी जिंदगी इनका जो उपन्यास है वह है। इनकी मृत्यु सन 1975 ईस्वी में हुई थी। ठीक है, अब मैं इनका संक्षिप्त जीवन परिचय के उपरांत आपको बताऊंगी कि दुष्यंत जी ने जो गज़ल लिखा है वो इस कारण से इस कवि उसमें गज़ल में उन्होंने जो हमारे समाज में तरह तरह की जो दुर्व्यवस्था फैली हुई थी उस पर प्रकाश डालने की कोशिश की है, पहली बात तो। और कवि देश और समाज की जो दुर्व्यवस्था को देखकर अत्यंत परेशान है, दुखी है और वह समझता है कि जिन लोगों के हाथ में इस शासन की सत्ता को दिया है वही अराजकता फैला रही हैं। इसलिए उस अराजकता को फैलाने के बावजूद जबकि जो हमारा समाज है, जो हमारे व्यक्ति हैं, जो हमारे समाज में हमारी जनता है, वो उस के ऊपर कोई भी प्रतिघात नहीं कर रही है, अर्थात कि वह कोई अपनी जिम्मेदारी नहीं समझ रही है, तो उन लोगों के ऊपर भी उन्होंने अपना कटाक्ष किए हैं। ठीक है, अब आपकी पोयम जो गज़ल के रूप में है ध्यान से सुनेंगे आप लोग। ठीक है। कहाँ तो तय था, कहाँ तो तय था चिराग हर एक घर के लिए, कहाँ चिराग मयसर नहीं शहर के लिए। कहाँ तो तय था चिराग हर एक घर के लिए, यहाँ कहाँ चिराग मयसर नहीं शहर के लिए। मतलब ये है कि तय माने निश्चित, चिरागा माने चिराग, दीपक माने चिराग ही होता है। ठीक है, मयसर हमारा उर्दू का शब्द है उपलब्ध होना। ठीक है, दरखत माने पेड़, वृक्ष, और साय माने छांव, किसी की छाया। अब फिर कवि कहना चाहता है कि हमारे स्वतंत्रता से पहले, जब हमारा देश स्वतंत्र नहीं हुआ था, तो स्वतंत्रता से पहले एक स्वतंत्र भारत का सपना देखा था। क्या देखा था? स्वतंत्र भारत का सपना देखा था। ठीक है, जैसे स्वतंत्र भारत का सपना क्यों देखता है कि भारत आज़ाद होगा और हम लोग एक अपनी ज़िंदगी अच्छे से बिता पाएंगे और हमारे ऊपर शासन सत्ता का कोई अंकुश नहीं होगा, हमारा समाज एक सही दिशा में प्रगति करेगा, हमारा देश प्रगति करके आगे बढ़ेगा। ये सारे इच्छाएं हमारे सभी देशवासियों के मन में भरी हुई थी। लेकिन प्रत्येक जब ये निश्चित किया गया कि हर एक घर में चिराग होगा, लेकिन मयसर नहीं शहर के लिए, अर्थात जब तो ये था कि हर एक घर में चिराग का मतलब है कि हर एक घर प्रकाशित होगा दीपक की भांति, हर एक घर में के लोगों की या हर एक सदस्य की प्रगति होगी, देश आगे बढ़ेगा, विकसित होगा। लेकिन कहाँ ऐसा हो पाया, बल्कि जो शासन सत्ता जिनके लोगों के हाथों में थी वे इस समाज में अपने आप ही अराजकता फैला रही हैं। इसलिए कहाँ तो एक हर घर के लिए निश्चित किया गया, लेकिन पूरे यहाँ एक शहर में भी एक दीपक नहीं है, अर्थात कि यहाँ एक हर घर उसके घर के लिए तो क्या प्रगति होती, हर एक बल्कि किसी शहर की भी, किसी स्थान की भी प्रगति नहीं हुई, अर्थात कि किसी कोई भी स्वतंत्र होने के बाद अच्छी व्यवस्थाएं लागू नहीं हुई हैं।
कि हमारा समाज या हमारा देश आगे बढ़ने की कोई कोशिश नहीं कर रहा है। जिन लोगों को शासन सत्ता का सुख मिल गया है वे इसके का गलत फ़ायदा उठा रही हैं और उन लोगों को के ऊपर कोई अपना प्रतिघात भी नहीं करने वाला है। यहाँ दरख्तों के साए में धूप लगती है, चलो यहाँ से चले उम्र भर के लिए। यहाँ दरख्तों के साए में धूप लगती है, अर्थात दरख्त मतलब वृक्ष। वृक्ष के नीचे वैसे ऑटोमेटिक अपने आप ही छाया होती है, धूप से बचने का साधन होता है। लेकिन दरख्तों के अर्थात कि शासकों के लिए कहा गया है ये सब कि जो शासक लोग हैं स्वयं ही भ्रष्टाचार में लिप्त हैं, इसलिए वे इस समाज को क्या बचाएंगे, इस देश को क्या बचाएंगे। इसलिए कवि कहता है कि क्यों ना यहाँ से कहीं मुझे दूर उम्र भर के लिए चला जाना चाहिए, क्योंकि वह इस व्यवस्था से निराश हो चुका है। इस समाज में हमारे में जो व्यवस्थाएं फैली हुई हैं उनसे निराशा के बाद उसे कहीं भी ऐसी स्थिति नहीं हो रही है कि उसे खुशी मिले। इसलिए जहाँ लोगों को खुशी प्राप्त हो ऐसा कोई अवसर ही नहीं आता रहा है, इसलिए मुझे यहाँ से चले जाना चाहिए। किसके लिए कह रहा वो अपने लिए कि मुझे यहाँ से अब चले जाना ही चाहिए। जिनके आश्रय में लोगों को सुख शांति मिलनी चाहिए थी, जब वही लोग भ्रष्टाचारी हो गए हैं, भ्रष्टाचार की का वातावरण बना रहे हैं, इसलिए अब मेरे मन में कैसे शांति हो। इसलिए मेरा मन बेचैन है और मैं कहीं और उम्र भर के लिए ही क्यों ना चला जाऊं। ठीक है, फिर नेक्स्ट है बेटा आपका, ना हो कमीज तो पाँवों से पेट ढक लेंगे, ना हो कमीज तो पाँवों से पेट ढक लेंगे, ये लोग कितने मुनासिब हैं इस सफ़र के लिए। ठीक है, ना हो कमीज तो पाँवों से पेट ढक लेंगे, ये लोग कितने मुनासिब हैं इस सफ़र के लिए। अर्थात कि किस पे कटाक्ष किया है, जो कि हम भारतीय लोग हैं। थोड़े में भी गुजारा करने की हमेशा हमें एक आदत सी बन गई है। ठीक है, भले ही हमारे पास हम अपने लिए भी परिश्रम नहीं करना चाहते हैं, बल्कि जितना हमारे पास है हम उसमें ही अपना गुजारा करना चाहते हैं। तो उसके लिए उन्होंने कहा है, कवि कहता है कि भारत के लोग कमी अपने अभावों में भी अपना जीवन जी लेते हैं, या अपने अभावों का रोना किसी के सामने नहीं रोते। यदि उन्हें पहनने के लिए कमीज भी ना मिले, अर्थात कि सिर्फ हाफ कपड़ा कमीज ऊपर तक पहनने का मिले, तो वे बैठकर उस कमीज से ही अपने पैरों को ढककर समय बिताने की कोशिश करते हैं। इसका मतलब उन्होंने दूसरा क्या लगाया है, ये लोग कितने मुनासिब हैं इस सफ़र के लिए। अब जो अत्याचारी लोग हैं उनके लिए कितने अच्छे लोग हैं, मुनासिब है। ठीक है, क्यों है मुनासिब मतलब योग्य हैं। जो क्यों अच्छे हैं, क्योंकि जो शासक लोग हैं, जो शासन व्यवस्था है वो अराजकता फैला रही है। ठीक है, उस शासन व्यवस्था का गलत फायदा उठा रही है। लेकिन जो हमारे लोग हैं, हमारे जो जनता है, वो उसका मुकाबला करने के लिए आगे नहीं बढ़ रही है, बल्कि उसे जितना मिला है उतने में भी अपना समय व्यवस्थित करना जानती है। वो अपने अधिकारों के लिए लड़ना आगे बढ़कर नहीं सोच सकती, बल्कि भले कितना भी अभाव हो, कितनी भी कमियां हो, उसमें ही अपना समय व्यतीत कर लेते हैं। कौन? भारतीय लोग। खुदा नहीं ना सही आदमी का ख्वाब सही, कोई हसीन नज़ारा तो है नज़र के लिए। ठीक है, फिर कभी आगे कहता है कि जो राजनीति एवं समाज में मौजूद जो व्यवस्था है, उस व्यवस्था को समाप्त करने और का कोई विकल्प की तलाश को जो मान्यता देने का अभाव है वो निहित है इसमें। कि भारत के लोग कभी अपने अभावों का रोना नहीं रोते, ये अच्छी बात है। ठीक है, नहीं रोते, लेकिन उसके प्रति उन्हें अपने अधिकारों के प्रति जो संघर्ष करना चाहिए वो भी तो नहीं करते। ये भारतीय लोग भगवान को भी इसलिए मानते हैं, खुदा नहीं ना सही आदमी का ख्वाब सही।
अर्थात कि ये भारतीय लोग भगवान को भी इसलिए मानते हैं ताकि उनके सामने अपना बुरा समय गुजरने के लिए कोई तो मनमोहक, मन को मोहने वाला नज़ारा उन्हें चाहिए। उनका जो इष्ट या भगवान भी है वो सच नहीं है, यह केवल उनके सपनों का ही एक संसार है जिसके सहारे वे अपना समय व्यतीत करना चाहते हैं और यथार्थ से मुंह मोड़ लेते हैं, अर्थात कि सच्चाई से मुंह मोड़े रखते हैं। बल्कि जो समाज में अधिकार होते हैं अपने, उनके लिए ना लड़ना सीख पाए हैं और ना उन्हें ना सीख पाए हैं, ना उन्हें छीनना सीख पाए हैं, इसलिए वे अपने अधिकारों के लिए कोई भी कदम आगे नहीं बढ़ाते। फिर है बेटा आपका थर्ड काव्यांश, वे मुतमईन है कि पत्थर पिघल नहीं सकता। वे मुतमईन है कि पत्थर पिघल नहीं सकता, मैं बेकरार हूँ आवाज़ में असर के लिए। तेरा निजाम है सिलदे जुबान शायर की, ये एहतियात ज़रूरी है इस बहर के लिए। ठीक है, मुतमईन, विश्वस्त, आश्वस्त करना किसी को, बेकरार, बेचैन, ठीक है, व्याकुल, बेचैन को व्याकुल भी कहते हैं। निजाम जो शासन है हमारा, जुबान आवाज़, शायर माने कवि जो गज़ल या शेर लिखता है, ठीक है, बहर गज़ल का कोई शेर या छंद, जैसे कि ये दो लाइनें, वैसे गुलमोहर जो एक प्रकार का पेड़ होता है, पौधा होता है जिसपे फूल खिलता है रेड कलर का, ठीक है, गैर कोई अन्य, और गलियों माने रास्तों। ठीक है बेटा, अब इसका आप अर्थ देखेंगे। इसमें जो कवि ने निराशा से पूर्ण जनता को जागृत करने का प्रयास किया है कि जो जनता एकदम निराश हो गई है, निष्क्रिय हो गई है, उस निष्क्रिय समाज से हताश जनता को उठाने के लिए, अर्थात कि उसमें उत्साह भरने की आशा से उनने ये शब्द लिखे हैं। वो अपनी कवि अपनी इन पंक्तियों में क्या बताना चाहता है हमें, या क्या प्रयास कर रहा है कि समाज का जो शोषित और पीड़ित वर्ग है पूरी तरह यह विश्वास किए बैठा है कि जो सत्ताधारी लोग हैं, लोगों के दिल पत्थर की हैं, इसलिए उनसे भले ही हम कुछ आवाज़ भी उठाएं, कुछ कहीं भी तो कुछ नहीं होगा। हालांकि उन्होंने ये अपने मन में मान लिया है कि जो सत्ता शासन का सुख भोग रहे हैं, सत्ताधारी हमारा शासन कर रहे हैं हमारे ऊपर, वे लोग बिल्कुल पत्थर दिल है, उनके पत्थर दिल नहीं पिघलेंगे। लेकिन फिर भी हमें प्रयास तो करना जरूरी होता है, ठीक है ना, हमें प्रयास हमेशा करना चाहिए। तो वही कवि बताना चाहता है। तो उनमें कोई दया, सहानुभूति या संवेदना तो है ही नहीं, परंतु कवि का विश्वास है कि यदि हमारी आवाज़ में असर होगा तो हम सत्ताधारी पत्थर के दिलों को भी पिघला देंगे, है ना। इसलिए वह पीड़ितों की आवाज़ में असर डालने की कोशिश कर रहा है। जो मैं बेकरार हूँ, अर्थात कि जो मैं, कवि कहता है कि मैं बेकरार हूँ, जो अगर तुम आवाज़ उठाओ तो वे पत्थर दिल जो लोग हैं उनके, हमारी आवाज़ से उनके पत्थर दिलों पर भी कोई ना कोई असर अवश्य होगा। तेरा निजाम है सिलदे जुबान शायर की, ये एहतियात ज़रूरी है इस बहर के लिए। फिर कभी आगे बताता है कि सत्ताधारियों की शासन व्यवस्था तभी तक सुरक्षित रहती है जब तक समाज का प्रबुद्ध वर्ग यानी चिंतक विचारक जो आवाज़ ना उठाएं, लेकिन जब शासकों के प्रति समाज के चिंतक विचारक आवाज़ उठाते हैं और तो उन्हें कवि या शायर लोग चुप रहें या व्यवस्था के विरुद्ध अपनी आवाज़ ना उठाएं, तो शासक वर्ग के लिए यह सावधानी जरूरी भी है। परंतु दूसरी ओर हम भी जमाने के उचित बदलाव लाने, इस समाज में उचित बदलाव लाने के लिए अपनी आवाज़ को बुलंद करना हमारे लिए भी आवश्यक है। यदि हर व्यक्ति यही सोचता रहा कि हमारे आवाज़ उठाने से कुछ नहीं होगा, तो हमारे समाज की स्थिति और भी बिगड़ती चली जाएगी। इसलिए हमें
अपनी आवाज़ उठाना जरूरी है। हमारा यही धर्म एवं कर्तव्य भी है कि जो शासक लोग हमारे ऊपर घात प्रतिघात कर रहे हैं तो या अराजकता फैला रहे हैं तो उनको के ऊपर हम अपना अंकुश लगाएं, अपनी आवाज़ उठाकर। अगर हम अपने बगीचे में जिए तो इसी गुलमोहर के नीचे जिए, और गैर की गलियों में मरे तो इसी गुलमोहर के लिए मरे। कि मतलब हम अपने देश के प्रति, समाज के प्रति जो कुछ ना कुछ तो करें। ऐसा नहीं है कि बस सिर्फ हम अपने ही लिए सोचते रहें और अपने लिए ही करते रहें। अपनी इच्छा अनुसार जीवन व्यतीत करें, उस पर किसी का प्रकार का कोई नियंत्रण ना हो। जो हमारा मतलब अधिकार है वो हमें अवश्य मिले। समाज कल्याण में हमारा ही धर्म होता है, और इसी के लिए हमें जीना भी है और मरना भी चाहिए। ऐसा नहीं है सिर्फ हमें कि किसी समाज में क्या हो रहा है उससे हमें कोई मतलब नहीं है, बल्कि समाज में जो गलत काम होते हैं उनको के ऊपर हमें कटाक्ष करके या उनके प्रति आवाज़ उठाकर उन्हें हमें सही रास्ते पे लाना भी हमारा ही फर्ज है, अर्थात कि हमारा ही धर्म है। समाज कल्याण भी वही है कि हमें उसी के लिए जीना भी है और मरना भी है। थैंक यू बेटा।